नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश में 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 10 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी ये टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 10,000 सरकारी केंद्रों में मुफ्त में टीकाकरण किया जाना है, जबकि 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों में भी टीकाकरण होगा, लेकिन वहां शुल्क लिया जाएगा। प्राइवेट केंद्रों में कितना पैसा लगेगा, इसका ऐलान 2 से 3 दिनों में कर दिया जाएगा। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे, जो कि कैबिनेट की ब्रीफिंग में मौजूद थे। राजीव, ये जो फैसला किया गया, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लक्ष्य रखा था सरकार ने कि 3 करोड़ लोगों को टीका लगना है, लेकिन उसमें सुस्ती हुई, अभी तक करीब 1 करोड़ से कुछ ही लोगों को ज्यादा टीका लग पाया है, क्या ये भी एक कारण है इसके चलते अब सरकार ने फैसला किया है कि 1 मार्च से ही अभियान शुरू कर दिया जाए? और दूसरा कारण क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरह से एक बार फिर से कोरोना के मामले खासतौर से 5 राज्यों में बढ़ रहे हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब शुरू में जब कोरोना टीका लगाने की बात आई तो बहुत बड़ी तादाद में लोग सामने नहीं आए, खासतौर से कई तरह की शंका थी, और यही वजह है कि अब तक अगर बात करें तो पहले जो टीकाकरण का फेज हुआ है उसमें 1 करोड़ जो है 7 लाख और 67,000 लोगों ने टीका लगाया है, और दूसरे डोज की बात करें तो 14 लाख लोगों ने लिया है। लेकिन अब चूंकि भारत का जो कोरोना टीका है जो है वो पूरे देश में कई जगहों पर भेजा जा रहा है, दूसरे देशों में, तो इससे लोगों के अंदर विश्वास जगा है और सरकार उम्मीद में है कि कम से कम और ज्यादा लोग आएंगे। और यही वजह है कि सरकार ने खुद ऐलान किया है कि भाई जो सरकारी केंद्रों में आएंगे, खासतौर से जो 10,000 सरकारी केंद्रों में, वहां पर मुफ्त लगाया जाएगा। कुछ लोग जो लगाना चाहते हैं अपने प्राइवेट केंद्र में, वहां भी लगा सकते हैं। उसके लिए कितना रकम उन्हें चुकानी होगी, इसका ऐलान जो है हेल्थ मिनिस्ट्री 2 से 3 दिनों के अंदर कर देगी। तो शुरू में कई तरह की शंकाएं थी, इस वजह से लोग टीका नहीं लगा रहे थे। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब लोगों के अंदर जो शंका जो कम से कम दूर हो गया है। न केवल इस जो भारत का जो कोरोना टीका है भारत के लोग लगा रहे हैं, बल्कि विदेशों के लोग भी लगा रहे हैं। जी, शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखकर केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में अपनी टीमें भेजने का फैसला किया है। ये राज्य महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और जम्मू कश्मीर। यहां से केंद्र से 3-3 सदस्यों वाली टीमें जाएंगी। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने पर फोकस करने और RT-PCR जांच बढ़ाने को कहा है। केंद्र ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर से कोरोना टीकाकरण को तेज करने के लिए भी कहा है। इन राज्यों को ये निर्देश भी दिया गया है कि उनके जिन जिलों में और इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाने की रफ्तार तुरंत बढ़ाई जाए। कुछ राजनीतिक खबरों का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव का प्रचार चरम पर सीमा पर है। कहने को तो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां भी चुनाव में जोर लगा रही हैं, लेकिन वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में जमकर दिख रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली में रैली की थी, जिसके जवाब में आज वहां ममता बनर्जी ने रैली की। उनके निशाने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह थे, जिनके लिए उन्होंने बेहद तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया। नारी सम्मान, माয়ের सम्मान, মাকে আমরা যেভাবে সম্মান করি, মাকে যেভাবে প্রণাম করি, মাকে খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই। এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে।
একটা পার্টি, একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব, দুইজনে মিলে দেশ চালাচ্ছে। গায়ের জোর, এই ব্যাংকটা বন্ধ বন্ধ, তোমার টাকা কোথায় গেল জানবার দরকার নেই। হঠাৎ করে ব্যাংক বন্ধ। লাইফ ইন্স্যুরেন্স বুঝুন 75% প্রাইভেটাইজেশন করে দিয়েছে। যদি বাংলা চান তাহলে কিন্তু পরিষ্কার জেনে রাখুন, ওই বঙ্গাল নেই চাইয়ে বাংলা চাই, বাংলা বাংলা। ভালো করে শুনে রাখো, গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। গুজরাট বাংলা শাসন করবে না, মোদি বাংলা শাসন করবে না। এত বড় সাহস! মা বোনদের আজকে কয়লা চোর বলছেন, আর কয়লা চোরদের নিয়ে পকেটে পুষে আছেন, কয়লা চোরদের হোটেলে থাকছেন, কয়লা চোরদের ওখানে নানা রকম কারবার করছেন, আর আপনাদের চরিত্রগুলো একেবারে সোনার উপর বাঁধিয়ে দিতে হয়। तो ममता बनर्जी की आज की हुगली रैली पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता जुड़ रहे हैं। सौरभ, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि लोगों के मन में कोई भी भ्रम रहे, इसलिए जहां जहां बीजेपी अपनी रैली करके ताकत दिखाती है, ममता बनर्जी वहां पर अपनी ताकत भी दिखाती है। तो आज की अगर जो रैली ममता बनर्जी की हुई, इसकी तुलना हम हुगली की रैली से करें, जो कुछ दिनों पहले पीएम वहां पर मौजूद थे, तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्या जो टक्कर है बराबरी की है, या फिर ममता बनर्जी का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, इस वक्त किसका पल्ला भारी है ये कहना मुश्किल है। अगर हम क्राउड की बात करें तो दोनों रैली में सेम ग्राउंड है, सेम जगह है, उतना ही स्पेस में रैली है। दोनों रैलियों में क्राउड था, दोनों रैलियों में ग्राउंड पूरी तरीके से भरा हुआ था। लेकिन अगर हम आरोप और प्रत्यारोप की बात करें तो ममता बनर्जी एक चीज साफ कर दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप लगाया जाए तो वो उनका जमकर जवाब देती है। लड़ाकू नेता बोलती है अपने आप को, और जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो ये बात आज भी हमको दिखाई दी। जैसे कि हम बात कर रहे थे, डनलॉप एस्टेट में ये रैली हो रही थी, तो प्रधानमंत्री ने बंद कारखानों की जिक्र की थी अपने भाषण में। ममता बनर्जी ने बोला हमने कुछ साल पहले डनलॉप और जेसॉप जैसे कंपनी जो आज बंद है उनको अक्वायर करके चलाने की बात सेंटर से की थी, लेकिन सेंटर का कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री से सवाल किए कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि ये कारखाना क्यों बंद है। साथ साथ उनकी जो रवैया है वो एक वो स्ट्रीट फाइटर जिसे कहा जाता है, लड़ाकू नेता जिसे कहा जाता है, उनका वैसा रवैया है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी का अग्रेशन जिसे कहते हैं, वो ममता बनर्जी के स्पीच में हमेशा ज्यादा रहती है। तो ये बात भी आज दिखाई दी। अगर हम सपोर्टर्स की बात करें, हमने दोनों दिन वो ग्राउंड में जाके, स्टेज से दूर जाके जो पीछे की तरफ सपोर्टर्स है उनसे बात किए हैं। पिछले दिन जो कमिटेड बीजेपी वोटर्स था उन्होंने कहा बहुत हो गया, हम अब नहीं चाहते ममता को, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। कुछ लोगों के मन में डाउट थे। आज जब हम पीछे गए तो ऐसे डाउट वाले लोग जो है वो कम दिखाई दिए। ममता के रैली में जो सपोर्टर्स आए थे वो हार्डकोर टीएमसी सपोर्टर्स थे, और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम ममता के लिए ही लड़ेंगे। उन्होंने ये भी माना कि हाँ कुछ गलतियां हुए हैं तृणमूल से, क्योंकि हुगली जिले में बीजेपी का सांसद है लॉकेट चैटर्जी। तो उन्होंने बोला, ममता बनर्जी ने खुद भी स्टेज से इस बात की जिक्र की कि हुगली में हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई है, लेकिन वो गलती हम सुधार चुके हैं। अब हमें हुगली के जो सीट है मिलेंगे। और हुगली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हुगली में 16 विधानसभा क्षेत्र है, 3 लोकसभा क्षेत्र है, और 3 लोकसभा क्षेत्र के अंदर 16 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिसमें बीजेपी 2019 में आगे थे। तृणमूल का कोशिश है कि वो जो गैप है वो पूरी करे, और बीजेपी से जो सीट बीजेपी आगे थे वो तृणमूल की किटी में आ जाए। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए किस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। उधर पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने आज सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। टीएमसी में शामिल होने के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर लोगों से समर्थन देने की अपील की। टीएमसी में शामिल होने के बाद मनोज तिवारी ने ट्विटर पर लिखा, आज से एक नई यात्रा शुरू होती है, आपके प्यार समर्थन की जरूरत है।
मनोज तिवारी ने भारतीय क्रिकेट टीम में 2008 में डेब्यू किया था। उन्होंने टीम इंडिया के लिए आखिरी वनडे मैच जुलाई 2015 में खेला था। वंदे मातरम। दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसमें आज भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच भी खेला जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित इस स्टेडियम का आज उद्घाटन किया। हालांकि पूरे परिसर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित थे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ साथ नारायणपुरा में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ये तीनों किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों लोगों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। हालांकि स्टेडियम का नाम बदले जाने पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पर सफाई दी है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम वही है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल का सरदार पटेल ही है। नहीं, एक मिनट। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है, उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? इस बात को मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं। जो आज दुनिया में भारत का एक जबरदस्त पर्यटन स्थल बन रहा है, आप लोग भी गए हैं, अभी तक न वो गए हैं न उसकी प्रशंसा की है। इससे अधिक और क्या कहा जाए? दरअसल ये जो स्टेडियम का नाम बदला गया है, इसके बाद से आज लगातार सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि सरदार पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों रख दिया गया है। तो सरकार ने इसी पर सफाई दी है कि ये जो नाम है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, पूरा परिसर है, उसका नाम सरदार पटेल के नाम पर ही रहेगा। हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़ गए। विमल, आज जो ये नाम बदला गया है, जाहिर सी बात है कि बड़ा हैरान करने वाला फैसला था, आश्चर्यचकित करने वाला फैसला था, क्योंकि यह कहा गया था कि सिर्फ आज नए स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन नाम भी बदल दिया गया और साथ साथ एक पूरा परिसर जो है उसकी योजना भी सामने रख दी गई है, जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं क्रिकेट की या अन्य खेलों की, वो हो सकती हैं। तो ऐसे में इसके पीछे स्पोर्ट्स के जो जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरह से इसको ले रहे हैं? एक मिनट। हाँ, विमल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे प्रश्न था कि किस तरह से इसको लिया जा रहा है, जैसे कि नाम बदला गया है, मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। जी बिल्कुल। देखिए, सुबह जब अनाउंसमेंट हुई, सबसे दरअसल एक दिन पहले हमारी मुलाकात स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी हुई थी। 40-45 मिनट हम स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बातें कर रहे थे। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब नामकरण बदलने की कोई बात है। लेकिन जब आज अचानक प्रेस ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जो उसमें होम मिनिस्टर ने जब बोलना शुरू किया, अचानक किसी ने बताया कि आपस में सुगबुगाहट हुई कि किसी ने ट्वीट किया है कि नाम बदला जा सकता है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं था। और फिर सबके लिए जरूर बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पे आया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मतलब ये कोई नहीं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री के नाम पे वो भी सरदार पटेल स्टेडियम का जो नाम है वो बदल दिया जाएगा। ये जरूर कहा गया कि वो 63 एकड़ का जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। और जो पूरा जो परिसर बनाया जा रहा है, जो पूरा
स्पोर्ट्स इनक्लेव बनाया जा रहा है 233 एकड़ का, जहाँ पे ओलंपिक स्पोर्ट्स की भी संभावनाएं होंगी और शायद ये बड़ा प्लान भी कर रहे हैं। जैसे मेरी वहाँ मौजूद धनराज पिल्ले से बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा कि शायद कुछ बड़ा ये करने जा रहे हैं, जिस तरह का ये कह रहे हैं ओलंपिक्स की या एशियन गेम्स की, इस तरह की बातों के आयोजन की बात कह रहे हैं। ये जरूर 1-2 दिन पहले से ही यहाँ के जितने अधिकारी थे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के, वो सब जोर देकर जरूर कह रहे थे कि ये जो पूरा आइडिया है वो प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने कैसे उन्हें बताया कि स्टेडियम है तो उसको पुराने स्टेडियम को तोड़कर, और जो मुख्यमंत्री भी थे उस समय और जीसीए के प्रेसिडेंट भी थे मोदी, तो उन्होंने कहा कि आप बड़ा सोचें और स्टेडियम को तोड़कर बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न से भी बड़ा बनाए। मेलबर्न के ही का जो आर्किटेक्ट है, जो डिजाइनर्स हैं, उसी कंपनी ने इसको डिजाइन भी किया। तो ये सारी बातें थी, लेकिन नाम बदला जाएगा यकीनन बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पे आया है। विमल, जो खेल और राजनीति हमारे देश में साथ साथ ही चलती है, इन दोनों को अलग आप कर करके नहीं देख सकते हैं। हमें एक सूची भी सौंपी गई है, बताया गया है कि 23 स्टेडियम है देश में, 17 टूर्नामेंट ट्रॉफीज हैं, एक बड़ा अवार्ड है। ये सारे जो है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। जहां हम बैठे हैं यहाँ से 3 स्टेडियम दूरी पर ही, कुछ दूरी पर है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो ये कहा जाता है कि जब कांग्रेस के नेताओं के लोग पर नाम रखा जा सकता है स्टेडियम्स का, टूर्नामेंट का, अवार्ड का, तो फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए ये सवाल काफी दिनों से उठ रहा था। बीच में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि जो अब से जो नाम है वो खिलाड़ियों के नाम पे रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि स्टेडियम का नाम केवल खिलाड़ियों के नाम पे रखा जाएगा। जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर साई के इसमें बनेगा उसके नाम पे मतलब सम्मानित करने के तौर पे कहा था। लेकिन और केवल राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी, ज्यादातर जाहिर तौर पे जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी के नाम पे सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पार्टी इसके अपने आप को, अगर इसके राजनीति का है खेलों में, तो इससे कोई पार्टी अपने आप को मतलब दूध से धुला हुआ बता सकती है। जो भी जिसको भी मौका मिलता है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के रहते हुए आप किसी स्टेडियम का नाम उनके नाम पे रखते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है, गुजरात क्रिकेट संघ के अधिकारी या जो गुजरात के और भी जो लोग, मोटेरा में ज्यादातर लोग जो खुशी नजर आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का, प्रधानमंत्री का ही, मोदी का ही था, जो जब उन्होंने इसको बनाने की बात कही और दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की बात कही, दुनिया का जो सबसे इससे जो छोटा स्टेडियम है वो प्योंगयांग का एक स्टेडियम है नॉर्थ कोरिया का, उस जहाँ पे 1,15,000 या 25,000 है, लेकिन ये 1,32,000 की अगर कैपेसिटी है, दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम जो मोटेरा में है उसका नाम नरेंद्र मोदी रखा गया। लेकिन जो पूरा कॉन्क्लेव है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो पूरा कॉन्क्लेव है जो 233 एकड़ में है, जहाँ ओलंपिक के सभी स्पोर्ट्स को बनाने की बात और मॉडर्न मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट साबरमती का जो कैंप है उसको वहां तक लाने की बात है। और जैसा लगता है कि एक बड़ी योजना भी है कि शायद ओलंपिक के लिए बात करें, हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है। ओलंपिक्स को लाना ओबामा के रहते हुए अमेरिका अपने यहाँ नहीं करवा सके, तो ये ओबामा जब प्रेसिडेंट थे तब वो नहीं करवा सके, तो ये बहुत बहुत दूर की कौड़ी होती है। कई देश। जी विमल, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि ये एक जरूर आज हैरानी वाला फैसला था। जब सुबह गए थे तो ये पता नहीं था कि एकदम से नाम बदल दिया जाएगा। ये कहा गया था कि स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन ऐन मौके पर नाम बदलने का निर्णय भी कर दिया गया घोषित। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। राकेश टिकैत ने आज एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि अधिकार देकर किसी मंत्री को बातचीत के लिए भेजेंगे तभी हल निकल सकता है। उनका कहना है कि कृषि मंत्री से बातचीत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके पास पावर ही नहीं है। राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। मेरे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश टिकैत जी से बात करेंगे। राकेश जी, ये बताइए, इतने दिन हो गए, रास्ते सारे बंद हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है, सरकार और आपके साथ में बातचीत भी नहीं हो रही है, अब क्या तो हम तो कह रहे पब्लिक को कि आओ, आगे आओ, आपको ट्रैक्टर चाहिए रास्ते तोड़ने के लिए, हम देंगे, लेकिन रहेंगे हम पब्लिक के पीछे। ये रास्ते पूरे खुले हुए हैं, पब्लिक को तोड़ना चाहिए दिल्ली के रास्ते। अच्छा, हाँ, तोड़े रास्ते, हमने नहीं बंद कर रखे, दिल्ली ने बंद कर रखे, हमारी तरफ से खुले हुए हैं आम जनता के लिए। हमें तो बेहद ज्यादा खुशी है, जब यहाँ को लोग चलते थे, दिल्ली के लोग आते थे, अपनी गाड़ी से वीडियो बनाते थे, उसको शेयर करते थे, यहाँ पे आते थे, वे खाना खाते थे, तो हमें तो खुशी है कि लोग यहाँ को चले, इस आंदोलन को देखें।
हमको कैद कर दिया दिल्ली ने चारों तरफ से, बंद कर दिए। हम तो चाहते हैं कि आम जनता आए इसको तोड़े, हम साथ देंगे उनको। अच्छा, एक चीज और है कि नरेश जी ये बोल रहे थे कि राजनाथ सिंह के ऊपर उनको भरोसा है, अगर वो बातचीत करते हैं तो किसानों का उनके ऊपर में भरोसा है। आपको क्या लगता है? हमने ये कहा कि फुल फ्लैश अगर पावर देके किसी को भी भेजेंगे, उनको पूरी ताकत देकर भेजे कि आप जो करोगे हम मान जाएंगे। अच्छा, तो हो जाएगा फैसला। अब सरकार मंत्री को तो जरूर भेज रही, उनके जो अधिकार है उसको कट ऑफ करके भेजती है, तो कैसे हो जाएगा? तो तोमर साहब के साथ में बातचीत हुई, उनको पूरी पावर उनको नहीं देकर, पूरी पावर नहीं है उनके पास में। अच्छा, तो ये आपको कैसे लगा कि पूरी पावर? अरे पूरी पावर होती तो अब लोग को कर देते वे, क्योंकि वे भी तो खेत में काम करते हैं, उनको नुकसान हो रहा है, नफा हो रहा है, उसी आधार पर कर देते वे। अच्छा, अभी जो है वो जोगिंदर सिंह जी ने ये बोला कि 26 जनवरी को जो 26 फरवरी है, ज्यादा से ज्यादा किसान जो है पंजाब से यहाँ पर आए। आप लोगों ने भी कोई कॉल किया है 26 फरवरी को उसको लेकर, जो युवा दिवस मना रहे हैं आप लोग? युवा दिवस का बनाएंगे, युवा किसान दिवस, वो तो सब जगह बनवाएंगे उसके। अच्छा, कोई यहाँ ऐसा कॉल नहीं किया कि यहाँ कोई आए? यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो है, युवा आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब उस दिन का ये है कि युवा उस दिन पूरा संचालन, पूरे सब चीज युवा करेंगे। अच्छा, अब क्या अपील आप करते हैं सरकार के साथ में? कोई आपकी मतलब कोई संदेश है आपको? आप भी बातचीत करना चाहते हैं, सरकार भी कहती बातचीत करना चाहती है, फिर पता नहीं कहाँ मामला अटका हुआ है। भाई कोई बिचौलवा जो वो बात करवा दे। अच्छा, और बातचीत में क्या करे सरकार? कोई वहाँ बस में कोई आदान प्रदान होना, अरे वो कानून वापसी ले ले, MSP का कानून बना दे, आगे कमेटी बना दे, कमेटी बात करती रहेगी, दोनों चीजों को खत्म करो लोग। बात क्या कर रहे थे, क्या को रिश्तेदारी करनी आपस में? तो पहले वो कानून रद्द करें, और क्या करेंगे पहले। ये राकेश टिकैत जी हैं जो कह रहे हैं कि पहले कानून रद्द हो, उसके बाद में फिर बातचीत हो और कोई ऐसे शख्स को बातचीत करने के लिए भेजा जाए जिसके पास में पूरी पावर है। दिल्ली के गाजीपुर से राकेश के साथ रविशंकर शुक्ला, NDTV इंडिया। तो जिन कृषि मंत्री के बारे में वो कह रहे हैं कि पावर नहीं है, उन्होंने आज कहा है कि सरकार हमेशा किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। तो मतलब क्या किसानों को आप लोग फिर से इन्वाइट करेंगे बातचीत के लिए, जैसे पहले आप लोगों ने इन्वाइट किया था? आप अच्छे से जानते हो कि मैं जो कहना चाहूंगा वही कहूंगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर भी किसान पंचायतों की शुरुआत कर दी है। इस कड़ी की पहली पंचायत आज बाराबंकी में हुई, फिर पंचायतों का रुख पूर्वांचल की ओर होगा। इस पर BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से बात की हमारे सहयोगी कमाल खान ने। इस तरफ के एरिया के जो किसान हैं, यहाँ पंचायत करने का क्या महत्व है, जानना चाहते हैं? नहीं, महत्व तो कोई ऐसा कोई खास तो है नहीं। ये इलाका पूर्वांचल पहले से ही टिकैत साहब के जमाने से ही एक अच्छा हो रहा, एक अपनापन रहा। तो बाराबंकी तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा घर हो, बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से जान पहचान, यहाँ की जो यहाँ का रहन सहन है, जो यहाँ का कल्चर है, तो उसे बड़ा प्रभावित करे, तो एक अपनापन महसूस हो। और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, अपना परिवार है, किसान है, इनसे बातचीत हो, ठीक लगे। एक गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, आज 91वां दिन है, आज 90 दिन पूरे हो गए, 3 महीने पूरे हो गए, चौथे महीने में प्रवेश करेगा। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जो आपके विरोधी हैं, जो आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल ये सिर्फ बड़े किसानों का आंदोलन है और पूर्वांचल में उतना समर्थन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत छोटी जोत के किसान हैं, उनको MSP से कोई बहुत मतलब नहीं होता है। तो इन इलाकों में जो किसान आपके संपर्क में हैं, यहाँ कैसा रिस्पांस मिल रहा है और इन कानूनों का यहाँ पे कितना महत्व है? नहीं, जैसा आपने कहा भाई, विरोधी कोई नहीं, कौन विरोधी है, कहना मोटा कोई वो हो जा, मैं भी अपने ही आदमी है, अपने ही आदमी विरोध कर रहे, अपने ही माला डाल रहे, कोई वो नहीं है, मैं उनका कोई गिल्ला गुजारी नहीं। किसान मुद्दे की बात है, किसान के सम्मान की, स्वाभिमान की बात है, किसानों की जमीन बचाने की बात है, किसानों की
फसलों के वाजिब दाम दिलाने की बात है, हम तो उसी मुद्दे पे है। हमारा कोई वो नहीं है ना, हमारी किसी तक कोई किसी पार्टी से किसी उस तक कोई भेदभाव है, कोई वो नहीं है, कोई बैर नहीं है। हम तो यही चाह रहे बातचीत। फसलों की बात है, जब हमें यू कानून नहीं चाह रहा तो सरकार क्यों थोप रही हमारे पे? सरकार के और काम है बतेरे, विकास के कार्य करे, अच्छे कार्य करे। जब इतना विरोध हो रहा है तो ये सब वापसी ले लो, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है बातचीत। कोई सरकार की प्रतिष्ठा नहीं घट रही इसमें। किसानों को क्या परीक्षा ले रहे? किसान है, अन्नदाता है, काम धंधा कर रहे, खेत बाहर में काम कर रहे, और उसमें इस तरह का ये आंदोलन भी उन पर थोप दिया गया। हमारी मजबूरी बन गई आंदोलन की। हमें नहीं दिख रहा, हमें किसान लुट गया। हमें किसानों के बचाने की वो है बातचीत, एक मुहिम किसानों के बचाने का छेड़ रहा। कोई हमें शौक नहीं है वहां से हम जाड्डे में उसमें इब्जा गर्मी शुरू होगी, गर्मी में बैठे। आइए सीधे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सिर्फ इसलिए ही नहीं चलाते रहना चाहिए क्योंकि वो इतने वर्षों से चल रहे हैं, किसी के पेट प्रोजेक्ट रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसी विशेष सेक्टर की जरूरत को पूरा कर रहे हो, किसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हो, तो मैं बात समझ सकता हूं और उसकी आवश्यकता भी समझ सकता हूं। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। वहीं सरकार जब बिजनेस करने लगती है तो बहुत तरीके से नुकसान भी होता है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार के सामने कई बंधन होते हैं। सरकार में कॉमर्शियल निर्णय लेने का साहस का अभाव होता है। हर एक को भांति भांति के आरोप और कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है और इस कारण एक सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, मेरा तो दायित्व बहुत लिमिटेड टाइम का है, मेरे बाद जो आएगा वो देखेगा। इसलिए ये फैसला लेता ही नहीं है, जो ऐसा चलता है चलने देता है। ऐसी सोच के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। आप भी भली भांति जानते हैं। इसका एक और पक्ष यह है कि जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसके रिसोर्सेज का दायरा सिमट जाता है। आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते होंगे, इस बजट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए जिस नई पॉलिसी की घोषणा की गई है उसमें भी हमारा ये इरादा साफ साफ दिखता है। 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अलावा बाकी सारे पीएससीज के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी कम से कम पीएससीज रहें, जितनी जरूरत हो उतने ही रहें, ये भी हमने साफ किया है। ये नीति एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट से आगे बढ़कर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखते हुए इंडिविजुअल कंपनीज के चयन में मदद करेगी। इससे इन्वेस्टमेंट का भी एक क्लियर रोड मैप बनेगा। इससे हर सेक्टर में
आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नए अवसर बनेंगे और भारत में रोजगार की भी अपार संभावनाएं बनेगी। और मैं ये भी कहूंगा कि यह सब मूल्यवान एसेट्स हैं। इन चीजों ने देश की बहुत सेवा की है और आगे भी बहुत संभावनाओं से भरी पड़ी है। हमने बहुत बार देखा है कि जब मैनेजमेंट बदलता है तो इकाइयां नई ऊंचाई पर को छू लेती है। आप सब लोग वर्तमान से नहीं, भविष्य की जो संभावनाएं छुपी है उससे इसका आकलन करें और मैं इनके उज्जवल भविष्य को स्पष्ट रूप से देख पाता हूं। साथियों, आज जब हमारी सरकार पूरे कमिटमेंट के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो इससे जुड़ी नीतियों का इंप्लीमेंटेशन उतना ही अहम है।